अभी हम निषेचन पश्च घटनाओं को जानेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में हमने दोहरा निषेचन के बारे में जाना था, उसे थोड़ा समझते हैं। तो मान लिया यहाँ पर यह एक भ्रूणकोश है और यह इसका बीजांड द्वारी सिरा है। हमें मालूम है कि बीजांड द्वारी सिरा में सहायक कोशिका उपस्थित होती है, तो यह है सहायक कोशिका, और यहाँ पर एक अंड कोशिका भी होती है, तो यह है अंड कोशिका, यह है अंड कोशिका। और ये जो केंद्रीय कोशिका है, केंद्रीय कोशिका में ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते थे। जब एक परागनली, मान लीजिए ये एक परागनली है, तो यह परागनली हमें मालूम है अपने साथ दो नर युग्मकों को लाती है। तो यह पहला नर युग्मक अंड कोशिका में उपस्थित केंद्रक के साथ युग्मित हो गया, संलयित हो गया, और इसके कारण यह द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। तो यह एक युग्मनज है जो कि द्विगुणित होगा, 2n। और यह जो दूसरा नर युग्मक है, यह केंद्रीय कोशिका में उपस्थित यह ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयित होता है। तो यह दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ युग्मित हो गया, संलयित हो गया, और इसे हम कहते थे त्रिसंलयन। और त्रिसंलयन के कारण यह कहलाता था प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो यह हो गया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है। हमें यह भी याद रखना है। यह जो केंद्रीय कोशिका है, यह जो बीच में जो बड़ी सी जो केंद्रीय कोशिका है, यह कहलाती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। चूंकि यहाँ दो प्रकार का संलयन हो रहा है, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित हो रहा है और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयित हो रहा है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते थे। तो दोहरा निषेचन के बाद अब शुरू होता है निषेचन पश्च घटनाएं, जिसके बारे में अभी हमें जानना है। निषेचन पश्च घटनाएं निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास होता है। तो सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास। दूसरा चरण यह है कि युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। तीसरा बीजांड से बीज विकसित होगा, और अंतिम में अंडाशय से फल का विकास होता है। तो सबसे पहले अभी हम पहले चरण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष के विकास को अभी यहाँ विस्तार से समझेंगे। हम यहाँ यह भी जानेंगे कि भ्रूण के विकास से पहले भ्रूणपोष का विकास होना क्यों आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, यह जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, तो यह प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यह बार बार विभाजित होती है, और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष उत्तक का निर्माण करती है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होकर बार बार इसका विभाजन होता है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का, और
यह प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक का निर्माण करती है। ये प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक त्रिगुणित होती है और इस ऊतक की कोशिकाओं में संरक्षित खाद्य सामग्री होता है जो विकासशील भ्रूण के विकास के लिए सहायक होती है। तो फिर से समझते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक त्रिगुणित होती है। इन प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक की कोशिकाओं में संरक्षित खाद्य सामग्री होती है, खाद्य सामग्री की प्रचुरता होती है जिससे विकासशील भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट आ रहा है, भ्रूणपोष, भ्रूण का पोषण करने वाली, इसलिए पहले भ्रूणपोष का विकास होता है, उसके बाद भ्रूण का विकास होता है। यह जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, तो यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है। जैसे मान लिया यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है तो इसका समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के कारण यह पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार से इसकी संख्या बढ़ती जाती है। और यहाँ पर समझना यह है कि यह कोशिका एक ही है, एक कोशिका है, लेकिन इसके अंदर बहुत अधिक संख्या में केंद्रक उपस्थित हैं और भ्रूणपोष विकास की इस अवस्था को मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहा जाता है। फिर से यहाँ पर, तो यहाँ सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक एक था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार इसका समसूत्री विभाजन होता जाता है, तो केंद्रकों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन कोशिका एक ही है। इन केंद्रकों के चारों ओर कोई कोशिका भित्ति का निर्माण अभी नहीं हुआ, तो ये सभी केंद्रक मुक्त अवस्था में है, इसलिए भ्रूणपोष विकास की इस अवस्था को कहा जाता है मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष। अभी इसे मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहा जाएगा। अब इसके बाद इन केंद्रकों में कोशिका भित्ति आनी शुरू हो जाती है, अर्थात इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, बनने लगता है। अब ये केंद्रक मुक्त नहीं है, इस प्रकार यह भ्रूणपोष कोशिकीय बन चुका है। तो यह कोशिकीय भ्रूणकोष है क्योंकि अब केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया और ये कोशिकीय रूप ले चुका है, तो अब इसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। अब इसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाएगा। कोशिकीकरण से पहले अर्थात कोशिका बनने से पहले मुक्त केंद्रकों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी में 100 की संख्या में मुक्त केंद्रकों की संख्या होती है, तो किसी में हजारों की संख्या में भी होती है। इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि कोशिकीकरण से पूर्व अर्थात कोशिका बनने से पहले, कोशिका भित्ति आने से पहले मुक्त केंद्रकों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, किसी में 100, किसी में 1000 होती है। एक कच्चे नारियल को यदि लिया जाए तो यह मान लिया एक कच्चा नारियल है, तो कच्चे नारियल के केंद्र में नारियल पानी होता है, तो नारियल का पानी है, तो यह नारियल का जो पानी है यह वास्तव में मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है। तो इसे हमें याद रखना है। तो यह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है। तो एक कच्चा नारियल के केंद्र में जो नारियल पानी है वह वास्तव में मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होता है और इसके चारों ओर, इसके बाहर की ओर जो सफ़ेद गुदा होता है, नारियल का जो सफ़ेद गुदा है वह बहुकोशिकीय भ्रूणपोष होता है। तो यह बहुकोशिकीय भ्रूणपोष होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित नीट एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नारियल
कच्चे नारियल का जो पानी है वो वास्तव में क्या है, तो मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष, और नारियल का जो सफ़ेद गुदा है उसे हमें याद रखना है, बहुकोशिकीय भ्रूणपोष है। विकासशील भ्रूण द्वारा बीज के परिपक्व होने से पहले ही भ्रूणपोष का विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। इसका उदाहरण आता है मटर, सेम, मूंगफली इत्यादि। तो हमने यहाँ से पाया कि बीज के परिपक्व होने से पहले ही भ्रूणपोष का विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। तो पूरा का पूरा उपभोग हो जाता है, खपत कर दिया जाता है। और इसके उदाहरण हैं किन में होता है, तो मटर में, सेम में और मूंगफली में। लेकिन किसी किसी में परिपक्व बीज में भी भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, विद्यमान रहता है। तो किसी किसी बीज में यह भ्रूणपोष विद्यमान रहता है, बचा रहता है, शेष रहता है। और इसका उदाहरण है नारियल, अरंडी इत्यादि। नारियल, अरंडी ये सब वैसे उदाहरण हैं। अभी तो हमने नारियल का उदाहरण देखा है। तो इनमें भ्रूणपोष परिपक्व बीज में भी उपस्थित होता है, और बाद में जब बीज का अंकुरन होता है उस समय इस भ्रूणपोष का उपयोग किया जाता है अथवा उपभोग किया जाता है।